Okay, good morning, students. Welcome to your class, that is BLEd first year, and the subject is Education in Contemporary India. And today's topic is we will know about types of governments like central government, state governments and local governments. यानी हम इन सारे गवर्नमेंट्स के बारे में जानेंगे कि what role they play, ठीक है, how they work, how they being made, ठीक है. तो मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं. तो बेसिकली आज जो हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक, दैट इज़ योर सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है, एंड इट सेज लाइक दैट कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज द पॉलिटिकल अथॉरिटी दैट गवर्न्स एन इंटायर कंट्री और नेशन. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश को चलाती है और पूरे नेशन को चलाती है. ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ऐसी गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश और पूरे नेशन को चलाती है. ठीक, फिर यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज ऑफिशियली नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950. ठीक, तो ये कब से शुरू हुआ? 1950 से. और किस थ्रू व्हाट? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्रीज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. यानी जो हमारे यहाँ भारत में जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कितने लोगों पे कंट्रोल करती है? 29 स्टेट्स विद 7 यूनियन टेरिटरीज. ऑलराइट, विच इज़ कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी नाम दिया गया है. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ कंट्री. ठीक, तो अब आपको ये पता चल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, कितने स्टेट्स को वो गवर्न कर रही है, कितने यूनियन टेरिटरीज को गवर्न कर रही है, कब शुरू हुआ, किसके थ्रू शुरू हुआ, और इसको किन किन नामों से जाना जाता है, एंड ये कहाँ पे रहती है और कौन से शहर में है. ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. ऑलराइट, फिर ये कहते हैं, आगे बात करते हैं कि आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फेडरल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे जो नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है? फेडरल. ठीक, अब फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर, जो फेडरल टर्म आया है, उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो ग्रुप ऑफ रीजन्स को कंट्रोल करती है. ठीक, ग्रुप ऑफ रीजन्स को कंट्रोल करती है. तो ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम और कंट्रोलिंग प्रोसेस है, जो एक स्टेट को नहीं, 2 स्टेट को नहीं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स को कंट्रोल करती हैं, उनको हम लोग फेडरल सिस्टम भी कहते हैं. तो जो हमारे यहाँ जो इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है, दैट इज़ फेडरल सिस्टम ओनली. ठीक, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितने स्टेट्स को कवर करती है? 29 स्टेट्स विद 7 यूनियन टेरिटरीज. दैट मीन्स इट इज़ कंट्रोलिंग ग्रुप ऑफ रीजन्स. तो इसलिए इसको फेडरल टर्म भी दिया गया है. ठीक है, आगे ये कहते हैं वेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर फंक्शनिंग. ठीक, मतलब यहाँ पे ये तो आपको बताया गया है कि फेडरल का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ रीजन्स को कंट्रोल करती है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ रीजन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं. ऑलराइट, but in order to meet certain emergency situations or exigencies, certain unanimous decisions are made. जैसा कि अभी पैंडेमिक सिस्टम चल रहा है, तो हमारे जो पीएम है वो क्या करते हैं? वो डिजिटली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं सारे स्टेट के सीएम के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जो हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है.
ठीक, एक साथ मिलकर काम करना है। इसलिए यहाँ पे ये एक कह लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन है जो पैंडेमिक टाइम आपका यहाँ पे भारत में चल रहा है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें सारे स्टेट्स के लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल तो करती है सारे रीजन्स पे, लेकिन वो सारे रीजन्स इंडिपेंडेंटली काम करेंगे जब तक कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि विच आर कंट्रोल और डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये देखिए क्या लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शंस as outlined in the constitution. The power of each department of the government is separated. यानी यहाँ पे 3 सेक्शंस बने हुए हैं और हर सेक्शंस के अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, वेरियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड टू ईच डिपार्टमेंट ऑफ द फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। यानी हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको अलग बताया गया है, जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। यानी सबको एक बांट दिया गया है कि आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, आप इस पे ध्यान देंगे, आप इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो डिवीज़न हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिवीज़न हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो डिवीज़न होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक, एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी है? प्रेसिडेंट की है, वाइस प्रेसिडेंट की है एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स की है। ठीक, फिर उसके बाद आपका आता है लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? जैसे जो विधानसभा होती है उसको हम विधानमंडल भी कहते हैं, उसको हम असेंबली भी कहते हैं, उसको हम लोकसभा भी कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं, राज्यसभा भी कहते हैं। तो लेजिस्लेचर is known as assembly also, parliament, विधानसभा, whatever you can say। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं या लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो करंट टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोगों के हित की बातें वहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट आपका आता है वो होता है जुडिशरी का। अब जुडिशरी का क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, इसमें हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है। हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट हर स्टेट में अवेलेबल रहता है एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं इसमें एंड सेशन कोर्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो मतलब जुडिशरी का मतलब जहाँ पे हमें न्याय मिलता है, न्याय के सारे जितने भी बॉडीज़ हैं वो सब जुडिशरी के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हुम? ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला जो इनकी ब्रांच है वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब ये क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अभी हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक, तो ये क्या कहते हैं कि दिस सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। The president of the country is the head of the state. We all know it is not a state but it is nation, ठीक, of the country. The department executes its powers through president. आप जितने भी डिपार्टमेंट आपने बांटे हैं वो अगर कोई भी पावर का यूज़ कर रही है तो उसकी परमिशन पहले उसको प्रेसिडेंट से लेनी पड़ेगी। ठीक, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कैरी आउट एंड इन्फोर्स लॉज। अब जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लॉज बनते हैं उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट डज नॉट पास लॉज और इंटरप्रेट देम, हाउएवर इट इन्फोर्सेस द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड इंटरप्रेटेड बाय द जुडिशरी। इंटरप्रेटेड मतलब क्या हो गया कि उसको समझाना। ठीक है, उसको समझाना। तो ये समझाने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। और फ्रेम करने का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर करती है। और उसको एग्जीक्यूट करवाने का कौन काम करता है?
जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक। तो देयरफॉर द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड द मेन ब्रांच, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। आई होप कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच आपकी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी और, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी द सोर्स ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ लॉज इन द कंट्री, ठीक है। कैन बी सोर्स ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ लॉज इन द कंट्री, यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक इंटरमीडिएरी के तौर पर बनकर हमारे सामने आती है कुछ लॉज के संदर्भ में। यानी कि अगर कोई लॉ हमको एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ा होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग लॉज को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर आगे ये बात कहते हैं कि दिस ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज़ सोल अथॉरिटी। सोल अथॉरिटी मतलब ये इंडिविजुअली काम करता है, ठीक। यानी कि सोल अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे हो गया कि सोल इंडिविजुअली अथॉरिटी है, पावर है इसके पास, ठीक। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेली एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी। यानी बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर है और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेली बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन को देखे और जो स्टेट के फंक्शंस हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक। फिर जो सेकेंड ब्रांच है वो आती है आपकी लेजिस्लेचर ब्रांच। लेजिस्लेचर में हमने क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, विधानसभा, ठीक है, और इसको आप असेंबली भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ऑल्सो दिस ब्रांच ऑल्सो रिफर टू अ पार्लियामेंट, ठीक है। The Indian Parliament, which is the main component of the legislature branch, consists of the two houses called Lok Sabha, that is House of People, and the Rajya Sabha, that is Councils of States. And the President of India is the head of the Parliament or the legislature. तो basically इंडिया में लोक सभा है, राज्य सभा है और प्रेसिडेंट है जो कि हमारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के हेड माने जाते हैं। दिस ब्रांच मेक्स लॉज एंड पॉलिसीज। अब यहाँ पे एक बात और आपको पता चल गई कि जो लॉ और पॉलिसीज बनती हैं वो कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, ठीक, विच अप्लाई टू द इंटायर नेशन। अब जैसे मान लीजिए फार्मर्स बिल अभी पास हुआ है ना, तो वो किसने पास किया, वो लेजिस्लेचर ने पास किया, लेजिस्लेचर ने बनाया, उसके थ्रू वहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू पास होने की उम्मीद है। तो ये सब जो लॉज एंड पॉलिसीज बनते हैं जो कि पूरे नेशन पे अप्लाई किया जाता है, ये सब किसके थ्रू होता है, पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक। द लेजिस्लेटिव ब्रांच enjoys parliamentary supremacy but not complete sovereignty. However, it does exercise some control over the executive branch. फिर से देखिए ये लाइन, however it does exercise some control over the executive branch. Its responsibilities are, यानी थोड़ा बहुत लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में डिफरेंस है, ठीक है, कुछ कंट्रोलिंग पावर है इसके पास। अब ये किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर्म करती है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि ड्राफ्टिंग ऑफ ऑल प्रिंसिपल लेजिस्लेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं उनको ड्राफ्ट करने का काम, यानी उनको बनाने का काम, उनको आउटलुक देने का काम कौन करता है, लेजिस्लेचर, ठीक। टू डिसाइड ऑन बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। अब लेजिस्लेचर ही ये काम करता है कि ये पर्टिकुलर बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए
या नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करता है हमारा लेजिस्लेचर ब्रांच। ऑर्डिनेंस टू बी अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट, कोई ऑर्डिनेंस अगर पास हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। रेगुलेशंस टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनेंगी, जो भी रेगुलेशंस बनेंगे, वो सब किसके द्वारा बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाएगा। मेजर्स टू बी टेकन फॉर स्टेट्स अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल एंड फ्रेमिंग ऑफ इलेक्शन लॉज, यानी स्टेट के लिए कोई अगर मेजर्स बनाए जा रहे हैं, कोई लॉज बनाए जा रहे हैं, कोई पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, तो वो सब किसके अंडर बनेगा, प्रेसिडेंट के अंडर बनेगा। एंड अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई लॉ बनाया जा रहा है तो वो भी कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएगा। ऑल्सो डील्स विद सर्टन मैटर्स लाइक पर्सनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, एविडेंसेस। तो मतलब ये सारे काम कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है। तो द लेजिस्लेचर डज नॉट एंजॉय कंप्लीट सोवरेनिटी, द रीजन बीइंग इट्स लॉज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय द जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कह लीजिए कि सोवर्निटी का मतलब क्या हुआ, संघ प्रभुता, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर ब्रांच जो होती है वो पूरा का पूरा सोवर्निटी नहीं एंजॉय कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉज पास होते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स पास होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ पास होती हैं, उनमें किसका योगदान होता है या किसका कंट्रीब्यूशन होता है, जुडिशरी का भी कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। क्योंकि जुडिशरी हर चीज़ का, चाहे वो कोई बिल हो, चाहे वो कोई पॉलिसी हो, सबका वो रिव्यू देती है और उसका रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके कोई बिल, कोई पॉलिसी आगे पास होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कौन सी है। तो पहले यहाँ पे जो पावर की बात कही गई है, स्टेट मस्ट एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर इन कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये बात आर्टिकल 356 के अंडर कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लॉज को वो अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करवाए और एग्जीक्यूट करवाए, ठीक। नो स्टेट गवर्नमेंट कैन इम्पीड ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द स्टेट्स। ये आर्टिकल 357 में कहा गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं दी गई है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको डिस्टर्ब करे, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टेक ओवर द स्टेट इन मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। ये बात आपकी कही गई है आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर स्टेट में नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत अगर होती है तो स्टेट गवर्नमेंट, वो जो पर्टिकुलर स्टेट में स्थितियां खराब होती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेता है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है। कोई जैसे किसी स्टेट में कोई दंगा हो गया या कोई ऐसी सिचुएशंस वहाँ पे आ गई जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लोग, या स्टेट गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रही है, और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वहाँ की सारी जो पावर है वो अपने अंडर ले ले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ठीक है। जैसे हमारे अभी 370 के उसमें हुआ था कि राष्ट्रपति शासन कश्मीर में लगा था, तो बाद में धीरे धीरे वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आर्टिकल 352 से 360 के बीच में जो बातें कही गई हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रेडी टू टेक ओवर द स्टेट, ठीक। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट्स ट्रेड एंड ट्रेड अफेयर्स बिटवीन स्टेट्स एंड फॉरेन ट्रेड। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग होती है, जो बिजनेस होता है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अपना कंट्रोल करता है, ठीक।
जो ट्रेड्स हो रहे हैं स्टेट्स और फॉरेन ट्रेड के बीच में, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में, उसमें ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है, कंट्रोल रखता है, देखता है, नज़र रखता है कि सब सारी चीज़ें मतलब सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर, रेज एंड मेंटेन द आर्म्ड फोर्सेस। अगर कल को इंडिया और किसी और देश में अगर वॉर होती है तो ये वॉर आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वॉर हो रही है? ये वॉर तभी होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट राज़ी होगा, डिक्लेयर करेगा, कि ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा कि हाँ अब इस कंट्री से हम लोगों की वॉर हो रही है। ठीक है, तो ये डिक्लेयर करने का पावर या वॉर करने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक। इट कैन ऑल्सो कंडक्ट डिप्लोमेसी एंड ऑथोराइज ट्रीटीज विद फॉरेन कंट्रीज। अगर फॉरेन कंट्रीज से कोई संबंध बनाना है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस पे कोई संबंध हो गया कि मदद लेनी है या कोई ट्रीटी को साइन करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल पावर के बारे में भी बताया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया possesses special power to reduce operation and mismanagement in a company under section 408 of the Companies Act 1956। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर है कि अगर किसी कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तब अपने आप को उस कंपनी में इन्वॉल्व कर देगी। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ बात कही गई है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टेक ऑल मेजर्स एज इट सीम्स necessary for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing and controlling pollution under 1986 Environment Protection Act। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी पे ही काम नहीं करता, सिर्फ स्टेट पे ही काम नहीं करता, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ, लोगों की सिक्योरिटी के साथ साथ ये इन्वायरमेंट के ऊपर भी काम करता है। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये कोई भी मेजर ले सकता है, ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एक्शन ले सकता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टेक ऑल द मेजर्स। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ रूल्स और कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट करवाई जाती है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन थोड़े थोड़े पॉइंट्स के कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज द पॉलिटिकल अथॉरिटी दैट गवर्न्स एन एंटायर कंट्री और नेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पूरे देश को संभालती है, पूरे नेशन को संभालती है। ठीक, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसको हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1950 में। 1950 में इस्टेब्लिश हुई। किसने इस्टेब्लिश किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे बैठ के काम करती है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली आपके देश का कैपिटल है। ठीक, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला भाग है इसका एग्जीक्यूटिव का भाग, जिसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, वाइस प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है और कैबिनेट मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। फिर दूसरा आपका जुडिशरी है, जिसमें दूसरा आपका लेजिस्लेचर है, जिसमें आपका पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, लोकसभा इन्वॉल्व है, राज्यसभा इन्वॉल्व है। फिर थर्ड डिवीजन है वो है आपका जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। जितनी भी न्याय से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो जुडिशरी पार्ट में आती हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, स्टेट वाइज जो हाई कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जो सेशन कोर्ट्स होते हैं, वो सब जुडिशरी के पार्ट में आते हैं। ठीक, और फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो पूरी फुली रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी अगर लॉ बनता है या पॉलिसीज़ बनती हैं
तो उसको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लेजिस्लेचर की बात कही गई है। लेजिस्लेचर आपका पार्लियामेंट को रिफ़र करता है। कोई भी बिल या कोई भी पॉलिसीज़ को पास करवाना है, उसको नेशन में लागू करवाना है, ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो सब पार्लियामेंट देखता है। बिना पार्लियामेंट के इंट्रोड्यूस करवाए बिना कोई भी बिल पास नहीं होता है। और जो कोई भी अगर बिल मतलब मिनिस्टर अगर उसको पास करवाना चाहते हैं तो पहले पार्लियामेंट देखेगा कि ये बिल किस तरीके का है, ये कितना फ़ायदेमंद होगा पब्लिक के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेगा पार्लियामेंट, तब जाके वो क्या कहते हैं कि पास होने देगा पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जुडिशरी का भी बहुत अहम रोल होता है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में या पूरे देश में, क्योंकि जो भी बिल पास होता है, जो भी ऑर्डिनेंस पास होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ पास होती है, उस पर रिव्यू करवाता है जुडिशरी डिपार्टमेंट। यानी वो पहले पूरा बिल को पढ़ता है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखता है, तब जाके वो परमिशन देता है कि ये आप पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने कुछ पावर्स पढ़े सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि जिसमें हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखता है स्टेट पे, वो देखने के लिए कि जो भी लॉज बनाए गए हैं वो स्टेट पूरा कर रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि उस स्टेट को वो अपने अंडर ले ले, ठीक, यानी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगा दे। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि स्टेट और फॉरेन ट्रेड्स यानी ट्रेडिंग में भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर रखता है, यानी कंट्रोल रखता है, ठीक है, पूरा हिसाब रखता है कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हमने ये पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर किसी देश से कोई संबंध गड़बड़ हो रहे हैं और स्थिति ऐसी आ गई है कि वॉर करना है, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर नहीं करेगा कि हाँ हम इस देश से हम लड़ाई करने जा रहे हैं या वॉर करने जा रहे हैं, तब तक हमारे देश में या किसी भी देश में वॉर नहीं होगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये सिर्फ पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है कि हाँ वॉर की स्थिति है या आर्म्ड फोर्स लगाने की स्थिति है। ये सारी जो डिसीजंस होते हैं वो सब कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक। अगर कोई हमें फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कुछ हमें ट्रीटीज़ को साइन करना पड़ता है या कोई बातचीत करनी पड़ती है, कोई डीलिंग करनी पड़ती है, तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई सीएम जाके फॉरेन कंट्री में जाके कोई भी डीलिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि अगर किसी कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है या काम सही ढंग से नहीं हो रहा है और उसमें ये देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। जैसे आपके कुछ घोटाले हो जाते हैं, ठीक है, तो उन घोटालों को कौन देखता है? ये कैसे निकल के आता है कि यहाँ पे घोटाले हुए हैं? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हाथ डाल दिया होता है, क्योंकि उसको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ठीक। फिर हमने ये भी पढ़ा, एक पावर और पढ़ा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मेजर ले सकता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मेजर ले सकता है। तो ये सब कुछ थे आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कैसे बनती है, इसके डिविजन्स क्या होते हैं, इसके रोल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की समझ में आ गई होगी। तो ये आज का पूरा था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। कल हम लोग बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, देन वी विल मूव ऑन टू लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके क्लास, थैंक यू सो मच और कल हम लोग मिलते हैं।